नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। आइए आज हम पढ़ते हैं 26 मई 2024 का करंट अफेयर्स। आप सभी लोगों का अपने चैनल पर मैं स्वागत करता हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पढ़ने को मिलेगा जो यूपी के सभी एग्जाम, चाहे यूपी आरओ हो, यूपी पीएससी हो और भी जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो, उनके लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। पुलिस के एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आरपीएफ है, सेना के एग्जाम है या अन्य कोई भी एग्जाम है, उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। एक एक प्रश्न चुनिंदा है, आप पढ़िए और इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बौद्ध त्योहार सागा दावा का आयोजन कहां किया गया है? बौद्ध त्योहार सागा दावा का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में एक बौद्ध त्योहार सागा दावा और वहां का सबसे बड़ा त्योहार है जो वहां पर आयोजन किया गया है। चलिए इसके बारे में और पढ़ते हैं, इस त्योहार के बारे में। सागा दावा त्योहार को सबसे पवित्र बौद्ध त्योहार माना जाता है जो महात्मा बुद्ध के जीवन, ज्ञानोदय, जन्म और महापरिनिर्वाण के स्मृति में मनाया जाता है। इसे ट्रिपल धन्य अवसर भी कहा जाता है। ट्रिपल धन्य मतलब उनके बौद्ध, महात्मा बौद्ध के, या हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म और उनकी ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण जो कि मृत्यु को बोलते हैं के अवसर के रूप में मनाया जाता है। ट्रिपल धन्य अवसर भी इसको कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। त्योहारों और नाच गान, नृत्य, इन सब चीजों से जो परीक्षाओं में, कई तमाम परीक्षाओं में, एसएससी के परीक्षा में तो अवश्य, एसएससी, आरपीएफ, पुलिस के परीक्षा में अवश्य इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप याद जरूर रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न 100% आएगा। अब आप जानिए सिक्किम के बारे में। सिक्किम के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। ये स्टैटिक जीके के, मैंने कहा स्टैटिक जीके के लगभग सारे प्रश्न इसमें शामिल किए जाते रहेंगे, तो आपको स्टैटिक जीके भी तैयार करना है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, स्थापना हुई थी 16 मई 1975 और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है प्रेम सिंह तमांग है, राज्यपाल जो है लक्ष्मण आचार्य, ये याद रखिएगा। विधानसभा यहाँ 32 सीट है। राज्यों में सबसे कम सीट विधानसभा की यही है। लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीटें हैं। यह भारत का पहला जैविक राज्य भी है और भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी या सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, ये सिक्किम में है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, सिक्किम में ही है ये। दर्रे यहाँ पर नाथुला और जेलेपला, दो दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय उद्यान जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसको जो है यूनेस्को के मैब कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत चुना गया है और शामिल किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगला, आज का अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? ये 5वां स्थान। दुनिया में $5 ट्रिलियन की बाजार पूंजीकरण के साथ भारतीय शेयर बाजार 5वें नंबर पर आ गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब इससे बड़े सिर्फ 4 शेयर बाजार ही रह गए हैं। चलिए इसके बारे में और पढ़ते हैं। अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है भारतीय शेयर बाजार। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत से बड़े 4 कौन से हैं? अमेरिका 1 नंबर, चीन 2 नंबर, जापान 3 नंबर और हांगकांग 4थे नंबर पर। अब भारत 5वें नंबर पर आ गया है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में दूसरा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? ये याद रखना है। ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। आपके पास 4 विकल्प है, इसमें सही हो जाएगा सियोल। सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है, वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसके बारे में और इसके फैक्ट्स देखते हैं कि क्या है। देखिए, दक्षिण कोरिया के जो प्रधानमंत्री हान डक सू ने राजधानी सियोल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई ग्लोबल फोरम का उद्घाटन किया है। पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, चूंकि ये दूसरा था, तो पहला एआई वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में पिछले वर्ष आयोजित किया गया था। ये बात याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस सम्मेलन में नौकरी सुरक्षा, कॉपीराइट, असमानता जैसी चिंताओं पर चर्चा की गई है। इस एआई शिखर सम्मेलन में किन बातों पर चर्चा की गई है? मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? नौकरी सुरक्षा, कॉपीराइट और असमानता जैसी चिंताओं पर चर्चा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न जब कथन को नहीं और हाँ में कौन सही है कौन नहीं है इसके बारे में पूछा जाएगा, तो ये लाइनें जो है आपको काफी
हेल्पफुल रहेंगी, काफी हेल्प करेंगी। अब देखिए, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्थात आईएसए का 99वां सदस्य कौन बना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्पेन अभी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां पूर्ण सदस्य बन गया है। इससे पहले पनामा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 98वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। आईएसए फ्रेमवर्क पर 119 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। देखो, इसका फ्रेमवर्क समझौता जो है उस पर इसको सहमति 119 देशों ने दिया है, जबकि उसमें से सदस्यता 99 देशों ने ले लिया। 99 देश पूर्ण सदस्य बन गए हैं। आइए अब जानते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, जब जलवायु परिवर्तन सम्मेलन फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुआ था, जिसे COP21 के नाम से जानते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिलकर इसका इनिशिएटिव लिया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसका जो सचिवालय जो बनाया गया है, या मुख्यालय कह लीजिए, ये भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में बनाया गया है। और अभी मैंने बताया कि 119 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि पूर्ण सदस्य 99 देश हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसने जीता है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है जेनी एर्पेनबेक ने। जेनी एर्पेनबेक ने जीता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अब देखिए, जर्मनी लेखिका एनी एर्पेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन ने कैरोस नामक कथा साहित्य के लिए यह पुरस्कार जीता है। माइकल हॉफमैन कैरोस जो किताब जेनी एर्पेनबेक ने लिखा है उसके अनुवादक हैं, ये याद रखिएगा, उसके अनुवादक हैं। तो पहली बार जर्मनी लेखिका जेनी एर्पेनबेक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और माइकल हॉफमैन इसके अनुवादक हैं। तो दोनों लोगों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार दुनिया भर के उन उपन्यासों को दिया जाता है या मान्यता देता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया है। तो यह पुरस्कार उसी को मिलेगा, यह कोई किताब चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, वह यूके या आयरलैंड में उसका प्रकाशन किया गया हो और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, मतलब ये अंग्रेजी में लिखा गया हो या अंग्रेजी में और अनुवाद किया गया हो। किसी अन्य भाषा में लिखा है तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना अनिवार्य है, तब यह पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार राशि इसमें 50,000 पाउंड लेखक और अनुवादक में बांटा जाता है। पुरस्कार राशि जो है 50,000 पाउंड है और लेखक और अनुवादक में बांटा जाता है। तो ये प्रश्न भी जो है बात आप याद रखिएगा। पिछले वर्ष का ये पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पिछले वर्ष टाइम शेल्टर एक उपन्यास के लिए बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को यह पुरस्कार दिया गया था। तो पिछले वर्ष वाला भी आप ये पुरस्कार याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दिया है? तो फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले भी 3 देशों ने दिया है, स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने घोषणा की है कि वह फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देंगे। तो इस तरीके से फिलिस्तीन को एक देश अर्थात राज्य के रूप में बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी इनकी जो घोषणा हुई है। चलिए, इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, नेफेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेफेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेठा अहिर। जेठा अहिर को नेफेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये याद रखिएगा। जेठा अहिर नेफेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब नेफेड का पूरा नाम जरूर याद रखिए, परीक्षाओं में पूरे नाम पूछे जाते हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 1958 में। गांधी जयंती के अवसर पर इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये नेफेड के बारे में ध्यान रखिएगा। जेठा अहिर इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? अंतरराष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में आप लोगों को लग रहा होगा ये कौन सा प्रश्न है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और 100% गारंटी है परीक्षा में आएगा। तो 24 मई इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 मई को, अभी 24 मई को अंतरराष्ट्रीय मरखोर दिवस मनाया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है मरखोर दिवस। ये क्या है, मरखोर क्या है और ये दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इसके बारे में और पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को विश्व मरखोर दिवस घोषित किया और 2024 में पहली बार इसे मनाया भी गया है। अब मरखोर क्या है, मैखोर, जिसका वैज्ञानिक नाम कैपरा फाल्कोनेरी है, जिसे पेंच सिंह वाली बकरी के रूप में जाना जाता है। यह एक मुख्य रूप से बकरी की प्रजाति है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है। तो यह मरखोर जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, एक पेंच सिंह वाली बकरी की प्रजाति है, मतलब बकरी की प्रजाति है जिसे मरखोर कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम कैपरा फाल्कोनेरी है। मरखोर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सहित मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है तथा इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, रेड लिस्ट में, IUCN की रेड लिस्ट में इसे रखा गया है, इसको, मरखोर को। और ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो जो है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, जो ये मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और मरखोर जो है पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय पशु भी है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को हर साल, और ये वर्ष 2000 से लगातार मनाया जा रहा है। 23 मई को कछुओं और उनकी अनोखी जीवन शैली और उनके आवास और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व कछुआ दिवस साल 2000 से मनाया जा रहा है। तो याद रख लीजिएगा, 23 मई विश्व कछुआ दिवस है ना, ये परीक्षा में जरूर आएगा। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लूनी से उत्तर प्रदेश की किस महिला को सम्मानित किया गया है? ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस महिला को सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आरती को, है ना। यूके में एक महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जो है दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है, जिसका नाम है अमल क्लूनी। तो इससे उत्तर प्रदेश की बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को सम्मानित किया गया। कहां सम्मानित किया गया है? लंदन में। और किसने सम्मानित किया? लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय ने सम्मानित किया है आरती को। ध्यान रखिएगा, यूपी के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती हैं, जिनको लंदन में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लूनी से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार यूके अर्थात ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स थर्ड ने जो है प्रदान किया, या चार्ल्स थर्ड ने पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इस तरीके के प्रश्नों को जानने के लिए, इस तरीके के प्रश्नों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए और अपने परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लगातार पढ़िए और अपने नोट्स खुद बनाइए और इसको लगातार पढ़ते रहिए। इसके स्टैटिक जीके के प्रश्न भी लगातार पढ़ते रहिए। चलिए, आप लोगों को वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।